मिलने के लिए नेता जाएंगे, वहाँ पर समस्या क्रिएट होगी, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट, तो किसी को मतलब मार डालोगे? किसी का क्या ट्रीटमेंट उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करने दोगे? जो हॉस्पिटल जिसके लिए बने हैं, जहाँ पर अच्छा उपचार हो सकता है संत आसाराम जी बापू का, तो क्या वहाँ नहीं जाने दोगे? एक छोटा सा डीजीपी बोल देता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ बैठे जज, इतनी बड़ी गर्मा में बैठे जज, हाई कोर्ट के जज, ये आसानी से डिसीजन लेते। भाई सवाल भी तो उनसे करिए। तो फिर डीजीपी की पेट में दर्द कैसे हो गया कि भाई वहाँ चुनाव का समय है, नेता लोग वहाँ मिलने जाएंगे? तो आप नेताओं को मना करो ना, कल क्या होगा इसको भी हम देख लेंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या संत आसाराम जी बापू माधव बाग हॉस्पिटल जा पाएंगे? इसी टाइटल के साथ हमने 15 मार्च को जब जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि पॉजिटिव डिसीजन आया था कि आप चेक करके आइए, माधव बाग में सारी व्यवस्थाएं मुहैया हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं संत आसाराम जी बापू के आयुर्वेदिक उपचार की हो पाएंगी। जो ये पॉजिटिव रवैया दिखाया था, तो हमने इसी टाइटल के साथ एपिसोड बनाया था 15 मार्च को। आज है 20 मार्च, यानी जो नेक्स्ट डेट हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट ने दी थी संत आसाराम जी बापू के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में विश्लेषण या विवेचना करने के लिए, तो आज की वो डेट है जहाँ पर माधव बाग की जाने की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है, इस पर हम थोड़ा सा दृष्टिकोण डालेंगे आज के एपिसोड में। जो वहाँ की डीजीपी हैं, माधव बाग जिनके अंडर में पड़ता है, पूना की जो डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, उन्होंने एक नया ही रवैया दिखाया। क्या बोला उन्होंने कि संत आसाराम जी बापू अपने आयुर्वेदिक उपचार के लिए माधव बाग हॉस्पिटल आएंगे, तो वहाँ पर अभी चुनाव का समय चल रहा है, बहुत सारे नेतागण वहाँ पर आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी वगैरह वगैरह, रोना धोना जो भी कुछ करना था उन्हें अपने हिसाब से वो कर दिया। पता चला कि फिर वो ऑर्डर वहाँ से आए तो जो जोधपुर हाई कोर्ट है उसने अर्जी ही रिजेक्ट कर दी। क्या आधार बनाकर कि वहाँ की डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला बोल रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और नेतागण वगैरह आएंगे वगैरह वगैरह, चरण चंपी करेंगे, ये वो वगैरह, इतना सब दिखा दिया। एक तो सबसे खास बात भारत की जनता है, जो एक प्रभुत्व वर्ग है और जो सेलिब्रिटी हैं, उनको मैं एक छोटा सा क्लू देना चाहता हूँ। भारत देश में शायद आज़ादी के बाद कोई ऐसे संत या ऐसे कोई शख्स रहे होंगे जिनके अंडर में लाखों करोड़ों की जनता जिनके पीछे चलती हो। ऐसे आज़ादी के बाद गिने चुने आप देखेंगे, शायद अगर आप एवरेज देखेंगे तो जय बाबा गुरुदेव के साथ भी बहुत सारे लोग चलते थे वगैरह वगैरह। नेता को छोड़कर जो संत रहे कैटेगरी में, वो संत आसाराम जी बापू हैं, जिन्होंने इतने बड़े वर्ग को, इतने बड़े शिष्य समाज को, भारत देश में कहीं विद्रोह ना हो, कहीं भारत देश के सामान की या फिर जो भारत देश की संपत्ति उसकी हानि ना पहुँचे, एक नियमबद्ध तरीके से जो संविधान के जितने भी दायरे बनाए गए हैं उसमें भी संत आसाराम जी बापू ने उनको रखते हुए रैलियाँ निकाली उनके शिष्यों ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से। आप देखें कि संत आसाराम जी बापू शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, ऐसे बार बार उद्घोष करते रहे। और यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो करोड़ों की आस्था के जो केंद्र हैं, ऐसे धर्मगुरु आज जेल में हैं, तो भी भारत के संविधान को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझकर और न्याय प्रणाली को इन्होंने उनके नियमों को पालन करते हुए अपने शिष्यों को कैसे कंट्रोल में करके रखा। अभी कुछ समय पहले जब माधव बाग की पॉजिटिविटी देखी जा रही थी जजों के माध्यम से, तो भी वहाँ पर बातें आ रही थी उनकी संस्था की तरफ से कि भाई वहाँ पर कोई जाए नहीं, जिससे कि वहाँ की भीड़ ना उत्पन्न हो और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बापू जी के ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम चीज़ें तो कंट्रोल कर ही जा रही थी। अब वहाँ पर जब देखा कि कोई लोगों को, जनता तो कंट्रोल कर ही, ये संस्था की तरफ से कंट्रोल किया ही जा रहा है, तो डीजीपी ने एक नया ही गेम खेल दिया। भाई चुनाव का पीरियड है और कहीं नेता उनके पास ना आए, कमाल है। अब आप भारत के सेलिब्रिटी हैं, भारत की आप जनता हैं, आम आदमी हैं, भारत के अमीर आदमी हैं, आप एक थोड़ा सा दृष्टि डालिए किस तरीके का रवैया संत आसाराम जी बापू के साथ खेला जा रहा है, जब कि उनके स्वास्थ्य की विशेष इस समय आवश्यकता है स्वस्थ होने के लिए, तो उनको उनकी इच्छा के अनुसार ट्रीटमेंट ना मिल पाए भी ऐसा रवैया खेला जा रहा है। अब डीजीपी का इसका कहने का क्या वजूद है? चुनाव का समय चल रहा है, नेता लोग उनसे मिलने आएंगे वगैरह वगैरह। अरे नेताओं को मिलने के लिए आना ही होता तो जोधपुर जेल में ही वो आसानी से मिलने के लिए आ सकते थे। वीआईपी सिस्टम बना हुआ है, दिन बने हुए हैं जिस दिन वीआईपी वहाँ मिले। कौन सी वीआईपी आते हैं वहाँ मिलने के लिए? जब जो सरकारें जो केंद्र में या फिर जिनके रवैया ही ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हितैषी कौन, और मैं आपको हितैषी जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं वो कौन, उनके तमाम एपिसोड में आपको बताता रहा हूँ। तो इनका यह रवैया ही निगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सी चरण चंपी करने जाएंगी? तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें रख कर आज कोर्ट के रवैया को इस तरीके से पलट दिया गया कि कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अभी वहाँ पर तो मना कर रही है। मतलब हम यूँ कहें कि डीजीपी ने बोला, तो डीजीपी के पास इतनी ताकत कहाँ से आई? भारत देश की, बापू तो भारत देश की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या के मार्गदर्शक हैं, पावरफुल हैं।
तो एक छोटा सा डीजीपी क्या ऐसा डिसीजन ले सकता है? इसके पीछे सरकारों का ही बहुत बड़ा रवैया है। तो जहाँ पर गुजरात में पैरेलल इनका रोल देखा गया, वहीं पर महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो पैरेलल इनका कैसा रवैया और रोल देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा क्या है, आखिर ये लोग किस हद तक कहाँ। आज 20 मार्च है, तो फिर जजों ने बोला कि आप ऐसा करिए, करवड़ हॉस्पिटल का देख लेते हैं। करवड़ हॉस्पिटल की रिपोर्टें मांगी हैं कि आप वहाँ पर क्या माधव बाग जैसा पूरा ट्रीटमेंट करने की व्यवस्थाएं हैं, नेचुरोपैथी वगैरह और जो ट्रीटमेंट हैं वो हैं। संत आसाराम जी बापू के लिए जो अर्जी लगाई गई थी वो आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट की मांग की अर्जी लगाई गई थी। जबकि काफ़ी बातें ऐसी भी उभर कर आती हैं कि जो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है इसमें कि बहुत सारी चीज़ों को हम संत आसाराम जी बापू को भी उपचार में ला सकें, जैसे कि होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आवश्यकता पड़ने पर कुछ आयुर्वेदिक एलोपैथिक की कुछ पंच होते हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। तो यानी बापू जी को हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो इनमें भी विश्लेषण करना चाहिए था, जिससे कि कोर्ट का भी रवैया थोड़ा सा समझ में आता। वैसे कोर्ट तो अपना रवैया बना के ही रखा है कि हमको कैसे भी कर किसके दबाव में काम करना है, या फिर हम अपना स्वच्छंद निर्णय क्यों नहीं दे सकते। भाई कोर्टों का ऑर्डर होता है, जज का क्या काम होता है? ऑर्डर देना, और ऑर्डर को पालने का काम किसका होता है? पुलिस प्रशासन का। तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी कि बच्चे के सामने भी ये बातें रखो ना तो हंस देगा वो। तो इतने बड़े जज अगर ये तमाम बातों में अगर रुख अपना रहे हैं तो इनको अपनी गरिमा का थोड़ा सा वजूद देखना चाहिए कि भारत देश में आप कैसे निर्णय दे रहे हैं। इतनी सी चीज़ के लिए लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। आप ऐसे तो फिर आप ये बोलो कि संत आसाराम जी बापू के को कोई जेल से उठा के ले जाएगा तो उसके लिए प्रशासन वहाँ काम है, जो सेंट्रल जेल जोधपुर में, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इतने सालों से तो आप संत आसाराम जी बापू को तो वहाँ रखे ही हुए हो ना, ऐसा कौन सा मैटर आ गया? भारत देश है, भारत देश में पुलिस प्रशासन है, पूरा सिस्टम है। आप संत आसाराम जी बापू को उनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाने दिया जा रहा है। आप गाइडलाइन जो बना रहे हो उसके आधार पर उनकी संस्था बोल रही है कि हम पूरा उसका पालन करेंगे। तो फिर डीजीपी की पेट में दर्द कैसे हो गया कि भाई वहाँ चुनाव का समय है, नेता लोग वहाँ मिलने जाएंगे? तो आप नेताओं को मना करो ना, आप नेताओं को मना करो। क्या नेता आपकी बात नहीं मानेंगे क्या? आप लोग नेता के अकॉर्डिंग चलते हो या फिर आप केंद्र के अकॉर्डिंग, या आपको पढ़ाया लिखाया गया है तो आप किसके अकॉर्डिंग चलते हो? संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं ना आप। तो आप नेताओं को मना करो, उस पर फोर्स लगाओ कि भाई कोई मिलेगा नहीं संत आसाराम जी बापू से वगैरह वगैरह। लेकिन मिलने के लिए नेता जाएंगे, वहाँ पर समस्या क्रिएट होगी, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट, तो किसी को मतलब मार डालोगे? किसी का क्या ट्रीटमेंट उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करने दोगे? जो हॉस्पिटल जिसके लिए बने हैं, जहाँ पर अच्छा उपचार हो सकता है संत आसाराम जी बापू का, तो क्या वहाँ नहीं जाने दोगे? यानी उसकी जीने की श्वासें भी आप छीन लोगे एक छोटे से विषय को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट को लेकर। तो जो रश्मि शुक्ला ने जो बातें रखी कोर्ट के सामने, और कोर्ट कैसे डिसीजन दे देता है कि भाई ठीक है करवड़ हॉस्पिटल की हम रिपोर्ट निकालते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि संत आसाराम जी बापू का कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है। वैसे देखा जाए तो एम्स और करवड़ हॉस्पिटल में संत आसाराम जी बापू जाने की इजाज़त है ही, लेकिन करवड़ हॉस्पिटल में क्या सारी सुविधाएं वहाँ हैं? तभी तो संत आसाराम जी बापू ने बोला कि मुझे माधव बाग जो पुणे में स्थित हॉस्पिटल है वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर साउथ के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी जाने दिया जाए, वहाँ भी नहीं जाने दिया जा रहा है। राजस्थान में संत आसाराम जी बापू चाहते नहीं कि मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, क्योंकि एलोपैथिक के नाम पर क्या क्या गेम खेले जाते हैं उनको पता है। तो कहीं ना कहीं जो इनका रवैया है, एक संत के ऊपर जो अत्याचार करने की जो पॉलिसियाँ हैं, वो इतने आसानी से इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि जिनके करोड़ों अनुयायी हैं वो जानते हैं कि ये लोग शांति दूत हैं, ये लोग शांति को स्थापित करने वाले ये लोग हैं, ये उपद्रव नहीं करेंगे, ये हमारी नाक में दम नहीं करेंगे। जिस कारण से इन्होंने ये तमाम चीज़ों को समझकर संत आसाराम जी बापू के साथ ये पूरा खेल खेल रहे हैं। जबकि अगर संत आसाराम जी बापू की जगह पर कोई नेता होता तो आज ईंट से ईंट बच जाता। सरकारों को बराबर पैरेलल तरीके से अच्छे से काम करना पड़ता और कोर्ट कचहरियों को भी दिमाग खोलकर निर्णय लेने पड़ते। आज कोर्ट कचहरी आंख बंद कर कर आसानी से निर्णय दे रही हैं। एक छोटा सा डीजीपी बोल देता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ बैठे जज, इतनी बड़ी गर्मा में बैठे जज, हाई कोर्ट के जज, ये आसानी से डिसीजन लेते। भाई सवाल भी तो उनसे करिए कि कैसे ऐसे हो सकता है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आप अर्जी को कैसे हाल क्या रिजेक्ट कर देते हैं? आप किसी से उसकी श्वासों का क्या अधिकार छीन लेंगे? इस देश में इतना प्रशासन है, इतनी मिलिट्री है, इतनी पुलिस प्रशासन फोर्स है, सब कुछ आपके अंडर में है, तो उसके आधार पर वो चीज़ें बुनना चाहिए। अब नई सिरे से अर्जियाँ डाली जाएंगी। अब 21 तारीख जो कल की डेट दी गई है, उस कल क्या होगा इसको भी हम देख लेंगे। तो कुल मिलाकर जो मैंने 15 मार्च को जो विश्लेषण किया था, क्या संत आसाराम जी बापू माधव बाग हॉस्पिटल जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें घूम फिर के आ ही गई ना। तो इनका जो रवैया है, इनका जो प्लानिंग है, ऊपर से लेके नीचे तक की जो इनकी कंट्रोल पॉलिसियाँ हैं, भारत के हितैषियों को जो ख़त्म करने की जो नीतियाँ हैं,
उनको समझकर जब तक कोई योजनाबद्ध तरीके से प्रकल्प नहीं किए जाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर यूं ही पोजीशन बनाकर रखेंगे। दामन सब साफ कर लेते हैं अपना। कोर्ट कचहरियाँ भी अपना बढ़िया आसानी से दामन साफ करके बैठी हुई हैं कि भाई हमारी क्या गलती है। वहाँ डीजीपी ने बोला है, महाराष्ट्र, पुणे के महाराष्ट्र की डीजीपी ने बोला है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्रिएट हो रही है, तो हम तो भाई बिल्कुल दूध के धोए हुए हैं। उन्होंने मना कर दिया तो हम इसलिए मना कर रहे हैं। अपना मतलब दामन साफ कर लिया कोर्ट कचहरियों ने। अब वहाँ पर अगर हम सरकारों पर लांछन लगाएं कि भाई महाराष्ट्र सरकार का ही ऐसा रवैया है कि महाराष्ट्र सरकार अगर नहीं चाहे तो एक छोटा सा डीजीपी इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे सकता है। कहीं ना कहीं उसने अपने केंद्र से पूछा होगा या सेंटर से पूछा होगा राज्य के कि भाई क्या है, क्या करना है, तो सेंटर ने क्या जवाब दिया होगा। तभी तो एक छोटा सा डीजीपी एक छोटे से ऑर्डर पर देखें आप, नेताओं के छोटे से ऑर्डर पर ये लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, तो ये किसके बल पर ले पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सरकारों ने भी अपना दामन साफ कर लिया कि भाई ये वो डीजीपी बोल रहा है, हम क्या करें, हम तो दूध के धोए हैं। अब डीजीपी बोल रहा है, हम क्या करें, अब चुनाव का समय चल रहा है और ये तमाम बातें नेता लोग वहाँ आएंगे चरण चंपी वगैरह करने के लिए, बापूजी पैर छूने के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यानी सबके दामन साफ हैं। समझ सकते हैं ना आप कि गोल गोल कैसे घुमाया जाता है। यानी एक बॉल वहाँ फेंक रहा है, फिर वो वहाँ से बॉल वहाँ जा रही है, वहाँ से बॉल यहाँ जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी प्लानिंग तरीके से चल रही हैं। इनके पीछे बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे राज हैं, जिस पर काम करना, अध्ययन करना आज बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो कल की दी गई है। अब कल क्या होगा उस पर भी हम खास तौर से ध्यान दे लेंगे।